नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और ये है मिड डे प्राइम, इस वक्त का प्राइम टाइम शो। मैं हूं जया सिन्हा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है इस वक्त सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। तो आइए मिड डे प्राइम में सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की बिग न्यूज यानी कि सुर्खियों से। संसद पर हुए आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी। राष्ट्रपति ने वीर शहीदों को किया नमन। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अन्य गणमान्यों ने संसद भवन परिसर में अर्पित की श्रद्धांजलि। केरल स्थानीय निकाय चुनावों को वोटों की गिनती जारी। एनडीए 28 पंचायतों में आगे। एलडीएफ और यूडीएफ के गढ़ में एनडीए की बड़ी सेंध, पल पल बदल रहे हैं समीकरण। पश्चिम बंगाल में फर्जी वोटरों पर चला चुनाव आयोग का डंडा। वोटर लिस्ट से 58 लाख नाम कटे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के क्षेत्र भवानीपुर में काटे गए 44,000 नाम। गृह मंत्री अमित शाह बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह को करेंगे संबोधित। आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली और हिंसा प्रभावित परिवार के लोग ले रहे हैं खेलों में हिस्सा। और दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी का भारत दौरा। GOAT टूर इंडिया 2025 की हुई शुरुआत। मेसी ने अपनी 70 फुट ऊंची मूर्ति का किया वर्चुअली अनावरण। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन परिसर पर हुए कायराना आतंकी हमले की 24वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, वर्ष 2001 में आज ही के दिन संसद की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले वीर नायकों को राष्ट्र नमन करता है। उनकी वीरता और कर्तव्य निष्ठा हमारी राष्ट्रीय भावना को निरंतर प्रेरित करती रहेगी। देश उनके और उनके परिवारों का ऋणी रहेगा। आज के दिन हम आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। तो आज पूरा देश कर रहा है उन शहीदों को नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2001 में संसद भवन आतंकी हमले के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भी जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। संसद भवन परिसर में सुरक्षा बलों के शौर्य और बलिदान को विशेष रूप से याद किया गया। वर्ष 2001 में लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हुए कायराना आतंकी हमले के दौरान इन जवानों ने अद्भुत बहादुरी का परिचय देते हुए हमले को विफल कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर पर हुए आतंकी हमले की 24वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज के दिन हमारा देश उन सभी को याद करता है जिन्होंने 2001 में हमारी संसद पर हुए जघन्य हमले में अपने प्राणों की आहुति दी। घोर खतरे के बीच भी उनका साहस, सतर्कता और कर्तव्य निष्ठा सराहनीय थी। भारत उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा आभारी रहेगा। तो शहीदों को नमन। संसद भवन पर 2001 में हुए आतंकी हमले की बरसी पर आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शहीदों के परिजनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन समेत अनेक केंद्रीय मंत्री और सांसद शामिल हुए। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी समेत विपक्ष के अनेक सांसदों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर कैसा था संसद भवन परिसर का नजारा, संसद भवन से बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज। 13 दिसंबर 2001 को संसद हमले में शहीद हुए परिजनों की स्मृति में एक कार्यक्रम का आयोजन संसद भवन परिसर में किया गया, जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, अनेक केंद्रीय मंत्री, अनेक सांसद, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत अनेक विपक्षी सांसद भी इसमें शरीक हुए। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे ठीक पीछे
जो ये सभा स्थल यहाँ पर बनाई गई, इसमें ये तमाम जो लोग शहीद हुए, ये उस आतंकवादी घटना की याद दिलाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि विजेंद्र सिंह, रामपाल, नानक चंद, मतवार सिंह नेगी, जेपी यादव, कमलेश कुमारी, ओम प्रकाश, घनश्याम, देसराज समेत अनेक लोग जो आतंकवादी घटना में शहीद हुए, उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और हर साल इसमें प्रधानमंत्री समेत अनेक जो देश के डिग्निटरीज हैं वो शामिल होते हैं। परिवार के लिए एक बड़ा सदमे का क्षण जरूर होता है, लेकिन जो कुर्बानी उन्होंने देश के लिए दी है उसे याद कर परिवार फख्र का एहसास भी करता है। और यह वाकई देश के लिए एक गर्व का क्षण है जब इस आतंकवादी घटना में जो आतंकवादी संसद भवन परिसर के भीतर दाखिल हुए थे, उनको सुरक्षा कर्मियों ने मारकर ढेर कर दिया था। और इससे कहीं ना कहीं जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी एक साख जो है वो पूरे दुनिया भर के मुल्क में बढ़ी। कैमरामैन विक्की के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो आज पूरा देश इन शहीदों को नमन कर रहा है। संसद पर 13 दिसंबर 2001 को हुए आतंकी हमले में शहीद हुए शहीदों के सम्मान में संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शहीदों के परिजन खास तौर पर आमंत्रित किए गए थे। इस दौरान शहीदों के परिजनों से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने की खास बातचीत। 13 दिसंबर 2001 को संसद हमले में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए संसद भवन परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत अनेक केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने उन्हें आकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जो शहीद हैं उनके परिजन देखिए यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे आपको सीधे रूबरू कराते हैं। आपका क्या नाम है? गंगा देवी। आपके कौन थे जो शहीद हुए? ये मेरे पति थे। क्या नाम था उनका? नानक चंद जी। कितनी याद है उनकी देश के लिए वो शहीद हो गए? देखो जी, उस टाइम बहुत सदमा था। छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, एक भी शादीशुदा नहीं हुए थे और एक ही था अपने माँ बापों का। और आज मेरे उसी की दया से ये मेरा परिवार फूले फले हैं और उसी की दया है, हमारा बहुत खुशी है। हम श्रद्धा। ये सब लोग कौन हैं आपके? ये मेरे पोता पोती है। अच्छा, पोता पोती। अब जबकि संसद भवन में कार्यक्रम होती है, आप आते हैं यहाँ पर, तो कितना फख्र होता है, कितना गर्व होता है? बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील होता है, क्योंकि इतने लोगों को देखना अपने सामने और उनको फिर श्रद्धांजलि भी दे रहे हो हमारे दादा को, तो प्राउड मोमेंट तो है ही एक। चलिए, और भी हमारे साथ शहीदों के जो परिजन हैं वो मौजूद हैं। आपके कौन थे? रामपाल जी थे, मेरे पिताजी थे। आपको याद है वो लम्हा? अच्छे से याद है आपको? हाँ, कुछ याद है और कुछ नहीं भी, क्योंकि हम भी काफ़ी छोटे थे। तो हमें याद है कि यहाँ पे हमला हुआ था, हमें बताया गया था कि हमारे पिताजी को गोली लगी है, जो शहीद हो गए हैं। संसद हमले में शहीद हुए जो परिवार हैं उनके लिए एक सदमा अभी भी बरकरार है, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं एक संतोष का भाव जरूर है कि उन्होंने अपने परिजन को खोया। परिवार उसकी भरपाई कभी नहीं कर सकता, लेकिन देश के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर संसद की रक्षा की। कैमरामैन विक्की के साथ संसद भवन परिसर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। यकीनन उस सदमे को भुला पाना नामुमकिन है और यही वजह है कि आज भी हम उन शहीदों की शौर्य गाथा को याद करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात यहाँ पर केरल के स्थानीय निकायों के चुनावों की। केरल के 1199 स्थानीय निकायों के लिए आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना के 3 घंटों के रुझानों ने राज्य की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। राज्य निर्वाचन कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ वर्तमान में ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में सत्तारूढ़ एलडीएफ से आगे चल रहा है। सुबह 11:05 तक मिले ताजा रुझान के मुताबिक ग्राम पंचायतों में यूडीएफ 389 सीटों पर आगे है, जबकि एलडीएफ 371 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा नीत एनडीए 28 पंचायतों में आगे है। नगरपालिका में यूडीएफ का दबदबा दिख रहा है, वह 55 नगरपालिकाओं में आगे है, जबकि एलडीएफ सिर्फ 29 पर सिमटती दिख रही है। ब्लॉक पंचायत में यूडीएफ
76 और एलडीएफ 64 सीटों पर आगे है। जिला पंचायत में यूडीएफ 8 और एलडीएफ 6 सीटों पर बढ़त में है। सबसे बड़ा उलटफेर नगर निगमों में दिख रहा है। 6 नगर निगमों में से यूडीएफ 4 पर आगे है, जबकि एलडीएफ और एनडीए एक एक सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। पिछले 45 वर्षों से वामपंथियों एलडीएफ के कब्जे वाले तिरुवनंतपुरम नगर निगम में एनडीए ने जबरदस्त बढ़त बना ली है। यहां एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ही पीछे नजर आ रही हैं। कोल्लम, कोच्चि और त्रिशूर जैसे बड़े नगर निगमों में वाम मोर्चे को भारी झटका लगता दिख रहा है। कोल्लम साल 2000 से एलडीएफ का कब्जा था उस पर, लेकिन अब यहां स्थिति नाजुक है। वर्ष 2015 से वामपंथियों के पास रहे त्रिशूर नगर निगम में भी पिछड़ने के संकेत हैं। 2020 में यूडीएफ से छिनी गई कोच्चि सीट पर कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन यूडीएफ फिर से वापसी करता दिख रहा है। रुझानों के अनुसार यूडीएफ कन्नूर नगर निगम को बरकरार रखने की ओर है, जबकि कोझिकोड अभी भी एलडीएफ के पास रह सकता है। भाजपा के प्रभाव वाली पलक्कड़ नगर पालिका में फिलहाल यूडीएफ बढ़त बनाए हुए है। राज्य के 244 केंद्रों पर 14 जिला कलेक्ट्रेट में मतगणना जारी है। इन चुनाव परिणामों को 2026 के केरल विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। जीत का ये रुझान तय करेगा कि आने वाले समय में राज्य की राजनीतिक हवा किस तरफ बहेगी। नवनिर्वाचित पंचायत सदस्यों और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा। और केरल की सियासत से चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है, जिसने राज्य की राजनीतिक दिशा पर नई बहस छेड़ दी है। त्रिशूर नगर निगम के कननकुलनगरा वार्ड में भाजपा की मुस्लिम उम्मीदवार मुमताज ने कांग्रेस की मजबूत प्रत्याशी सिंधु चक्कोलालियल को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ये वही वार्ड है जिसने कांग्रेस का भेद्य किला माना जाता था। सबसे अहम बात यह है कि मुमताज की ये जीत एक हिंदू बहुल इलाके से आई है, जहां भाजपा से मुस्लिम चेहरे की जीत की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पेशे से पेट ग्रूमिंग बिजनेस से जुड़ी मुमताज पिछले 8 वर्षों से भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं और पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे में चेन्नई तक जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। चुनाव के बाद मुमताज ने अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों और अभिनेता राजनेता सुरेश गोपी के साथ किए गए जमीनी संघर्ष को दिया है। त्रिशूर कॉरपोरेशन में भाजपा की ये जीत कांग्रेस और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ दोनों के लिए गंभीर चेतावनी मानी जा रही है। जहां इस बार 28 महिलाएं चुनावी मैदान में थी, वहीं मुमताज की जीत ने भाजपा के लिए महिला मतदाताओं और मुस्लिम समुदाय के बीच नए राजनीतिक अवसर खोल दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये परिणाम केरल में बदलती सियासी हवा और स्थानीय स्तर पर भाजपा की बढ़ती स्वीकार्यता का बड़ा संकेत है। तो माइनॉरिटी मोर्चे में रही है सक्रिय और केरल में खिला है यहां पर मुस्लिम कमल। और अब बात करेंगे यहां पर पश्चिम बंगाल की। जी हां, पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक महा एक्सपोज यहां पर होने जा रहा है। जिस फर्जी वोटर यानी कि फेक वोटर की जिन को लेकर दशकों के आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, अब चुनाव आयोग के आधिकारिक डेटा ने उस पर मोहर लगा दी है। यह सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बंगाल की चुनावी राजनीति में वोटर लिस्ट स्कैम पर सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी कि एसआईआर ने बंगाल की नींद उड़ा दी है। सीईओ कार्यालय ने पुष्टि की है कि पहले चरण में ही मृत, लापता, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मिलाकर कुल 58,18,487 मतदाताओं के नाम हटाए जाने हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आयोग ने 1,67,00,000 के डेटा की दोबारा जांच का आदेश दे दिया है, जहां से 15 से 20% नाम और कटेंगे। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर विधानसभा से 44,787 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। ये डिलीशन संख्या सामान्य नहीं है। ये आंकड़े इसलिए भी विस्फोटक हैं क्योंकि नंदीग्राम, जो विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का क्षेत्र है, वहां सिर्फ 10,000 नाम हटे हैं। भवानीपुर में हटे नाम नंदीग्राम से 4 गुना ज्यादा है। चुनाव आयोग के अनुसार ये विलोपन यानी कि ये डिलीशन मृत्यु, स्थानांतरण, पता नहीं चलने और दोहरा प्रविष्टियों के कारण हुआ है। सिर्फ मुख्यमंत्री का क्षेत्र नहीं, टीएमसी के कई कद्दावर मंत्रियों के क्षेत्रों में भी यही हाल है।
मेयर फिरहाद हकीम की कोलकाता पोर्ट सीट पर 63,730 नाम, बालीगंज में मंत्री बाबुल सुप्रियो की सीट पर 65,171 नाम, तृणमूल सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की पत्नी नैना बंदोपाध्याय की चौरंगी सीट पर सबसे ज्यादा 74,553 नाम हटे हैं। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री शशि पांजा की सीट श्यामपुकुर पर 42,303 नाम, जबकि बंगाल सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य की उत्तर दमदम सीट पर 33,912 नाम हटाए गए हैं। सिर्फ टीएमसी ही नहीं, भाजपा के क्षेत्रों में भी बड़ा विलोपन हुआ है। भाजपा नेता शंकर घोष की सीट सिलीगुड़ी पर 31,181 नाम, भाजपा नेत्री अग्निमित्रा पॉल की सीट पर आसनसोल दक्षिण से 39,202 नाम, भाजपा नेता अशोक लाहिड़ी की सीट बालूरघाट से 11,219 नाम हटाए गए हैं। टीएमसी के कई मंत्रियों के क्षेत्रों में भी भारी कटौती हुई है, जैसे कोलकाता पोर्ट, बालीगंज, चौरंगी, जहां 60 से 70 हजार से ज्यादा नाम हटे हैं। जिला स्तरीय आंकड़े के अनुसार दक्षिण 24 परगना में सबसे अधिक 8,16,047 नाम हटाए गए हैं। कुल मिलाकर एसआईआर प्रक्रिया के पहले चरण में 58 लाख से अधिक नाम यहां पर हटा दिए गए हैं। बीजेपी इन आंकड़ों को फर्जी वोटों की फैक्ट्री पर ताला लगाना बता रही है। उनका दावा है कि यह टीएमसी के अवैध वोट बैंक पर सीधा प्रहार है। सवाल गंभीर है, क्या इन लाखों नामों का इस्तेमाल अब तक चुनावों में होता रहा था? क्या बंगाल में लोकतंत्र की बुनियाद फर्जी वोटों पर टिकी थी? मंगलवार को जब मसौदा सूची आएगी तब हंगामा और बढ़ेगा। ग्राउंड जीरो पर हम इस चुनावी शुद्धिकरण के हर पहलू पर यहां पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो यह आंकड़ों का खेल है जिसका पूरी तरह से पर्दाफाश हो रहा है इस एसआईआर प्रक्रिया के बाद। कई राज्यों में चुनाव सुधार प्रक्रिया जारी है। इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही बवाल मचा चुकी है। ममता बनर्जी पहले घोषणा उन्होंने की थी कि एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेंगी, लेकिन अंतिम दिन ममता ने एसआईआर का फॉर्म भरकर आम लोगों को गुमराह कर दिया। इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसद मनोज तिग्गा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। देश में लगातार 12 राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर का काम चल रहा है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार ये कहती रही हैं कि वो एसआईआर राज्य में नहीं होने देंगी, लेकिन एसआईआर के आखिरी दिन ममता बनर्जी ने अपना फॉर्म जमा किया। हमारे साथ बात करने के लिए वेस्ट बंगाल के सांसद तिग्गा साहब हैं। सर, ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? लोगों को भ्रमित कर रही हैं। जिस तरह से पहले बयान देती हैं, कृष्णा नगर की रैली में उन्होंने कहा कि वो एसआईआर को नहीं होने देंगे और आज अपना फॉर्म भी जमा कर चुके। एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी का डबल स्टैंडर्ड है, दोहरी नीति। एक तरफ वो राजपथ में वहाँ पर रेड रोड में ये लोग रैलियां निकालते हैं कि एसआईआर हम होने नहीं देंगे, एसआईआर हम करने नहीं देंगे, और दूसरी तरफ वो खुद ही BLO 2 डाल रहे हैं वहाँ पर। BLO 2 जो BLO के साथ में प्रत्येक राजनीतिक दल के लोग जिस प्रकार से जाते हैं तो BLO डाले हुए। तो एक तरफ पश्चिम बंगाल की जनता को ये भ्रमित करते हैं कि आप एसआईआर का फॉर्म मत भरिए, और दूसरी तरफ खुद भरते हैं। ये जो ममता बनर्जी रैलियों में बोल रहे हैं कि आप एसआईआर का फॉर्म मत भरे, तो ममता बनर्जी क्या चाहती है कि पश्चिम बंगाल के जो ओरिजिनल वोटर्स हैं वो एसआईआर नहीं भरे और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो एसआईआर का फॉर्म भरे। ममता बनर्जी का डबल स्टैंडर्ड, एक तरफ एसआईआर का फॉर्म खुद भरती है और जनता को बरगलाती है कि नहीं भरना है, और दूसरा घुसपैठ। और उनका एक और बयान कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो लोगों को डराते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? आज यदि देखा जाए तो विश्व में यदि कोई देश सबसे सुरक्षित देश है तो हमारे देश सबसे सुरक्षित है, और हमारे नेतृत्व किसी को डराने धमकाने का काम नहीं करते हैं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर मिल रहा है, तो किसी जात को देख करके दिया जा रहा है, कोई धर्म को देख करके दिया जा रहा है, कोई मजहब को देख करके दिया जा रहा है, नहीं, सभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर पा रहे हैं। आज जो गैस की यदि हम बात करें तो पहले गरीब महिलाएं माताएं सोचती थी कि शायद मेरे घर में गैस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से प्रत्येक घर में गैस पहुंचाने का काम किया। ये नहीं देखा गया कि किसका नाम नगमा है या किसका नाम सीता है। उनको डर इस चीज़ का बात है कि आने वाला 2026 का इलेक्शन में हारने वाली, उनको डर सता रही है कि हमारे हाथ से सत्ता जाने वाली है, क्योंकि उनके पैर के नीचे जो जमीन तो वो खिसक चुकी है। लोग परिवर्तन के मूड में है और लोग परिवर्तन
परिवर्तन के रूप में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल की सत्ता पर देखना चाहती है। तो ये बंगाल के सांसदों का साफ तौर पर मानना है कि एक तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री लगातार लोगों को भ्रमित कर रही हैं, जहां वो लोगों से ये कह रही हैं कि एसआईआर नहीं होने देंगे, वहीं आखिरी दिन मुख्यमंत्री के तौर पर एसआईआर का अपना फॉर्म भर लेती हैं। और दूसरा उनका दावा है कि इस बार बंगाल ने परिवर्तन का मन बनाया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को पीछे छोड़ के, टीएमसी को पीछे छोड़ के वहां पे अपनी सरकार बनाएगी। संसद भवन परिसर से कैमरामैन विकी राजपूत के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो फॉर्म तो यहां पर ममता बनर्जी ने भर दिया है, यानी कि एक वोट तो चलिए उन्होंने बचा लिया। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हिंसा मामले में नामजद शेख शाहजहां के खिलाफ गवाही देने जा रहे भोला घोष की हत्या के प्रयास के मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। बंगाल पुलिस ने मामले में राहुल शेख नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दरअसल बुधवार को भोला घोष टीएमसी के निलंबित और बाहुबली नेता शेख शाहजहां के खिलाफ सीबीआई केस में गवाही देने जा रहे थे, तभी एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी। इस टक्कर में भोला घोष के बेटे और कार चालक की मौत हो गई थी। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बशीरहाट कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो बंगाल में किस तरह से इन आंकड़ों का खेला हो रहा है, इस खबर पर हम बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप जुड़े रहिए मिड डे प्राइम के साथ। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और हम यहां बात करें किस तरह से लाखों की संख्या में यहां पर गड़बड़ वोटर्स की जो आंकड़ा था वो यहां पर सामने आ रहा है। संवाददाता सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो, यानी कि सीधे चलते हैं पश्चिम बंगाल। सौरभ, सबसे पहले यहां खबर यही कि किस तरह से ममता बनर्जी ने आखिर फॉर्म भर दिया, तो कह सकते हैं कि एक वोट तो चलिए उन्होंने बचा लिया, लेकिन बाकी जो लाखों वोट उनके यहां पे कट गए हैं, उसको लेकर अभी शुरुआती प्रतिक्रिया क्या कुछ सामने आ रही है? देखिए 44,727 जो 87 जो वोट काटे हैं, इसके गणित क्या है वो समझने की कोशिश कर रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही, क्योंकि इसमें से 44,727 में वो वोटर कहाँ के हैं, वो क्या बहुत जो इमारतें हैं, बहुत जो इमारतें हैं वहां से हैं, या फिर जो झुग्गियों में रहते हैं, जो बस्ती में रहते हैं उनके वोटर है। अगर झुग्गियों में रहते हैं और बस्ती में रहते हैं ऐसे वोटर्स हैं, तो एक बात यहाँ पे कहना पड़ेगा कि जब ममता बनर्जी ने ये भवानीपुर में, यहाँ पे जब दुर्गा पूजा के बाद जब विजय सम्मेलनी हुआ था, तब वहां पे जाके ममता बनर्जी ने कहा था कि एक जो विजय सम्मेलनी हुआ था तब उन्होंने कहा था कि भवानीपुर का डेमोग्राफिक जो वेरिएबल्स है वो बदल रहा है, काफी सारे बहुतली इमारतें हो रहे हैं और जो झुग्गियां हैं, जो बस्तियां हैं वो घट रही है। तो इसके ऊपर उन्होंने चिंता जताया था, उसके ऊपर काफी बहस हुआ था। क्यों भवानीपुर से वहां पे बहुतली इमारती होने से सीएम को दिक्कत है। बाद में उन्होंने कहा था कि उन्होंने ऐसा नहीं कहना चाहता, उन्होंने ऐसा नहीं कही थी, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन ये बात सही है कि भवानीपुर में 44,787 का जो वोट काटा है, अगर वो झुग्गियों में और ये बस्तियों में रहने वाले वोटर्स है या फिर ऐसे सारे वोटर्स हैं जो टीएमसी के पक्ष में नहीं जाते, तो उनको चिंता जरूर है। ऊपर से बीजेपी का कहना है कि वहां पे भवानीपुर में उनका वोट की बढ़ोतरी हुई है। पिछले जितने भी इलेक्शंस हुए, चाहे वो बाई इलेक्शन हो, उसमें भी बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है उसका शेयर बढ़ा है। तो बीजेपी कह रही है इसका फायदा उनको होगा, और टीएमसी का कहना है कि वो और थोड़ा समय लेंगे, कि वो विश्लेषण करेंगे कि बूथ वाइज कि कहाँ कितना वोट
घटा है। ये 44,787 का जो फिगर है ये कहां से डिडक्ट हुआ है? हालांकि 44,787 जो फिगर है वहीं पे बात हम नहीं जाती। अभी तक तो 1,60,00,000 का जो फिगर जो रीवेरिफिकेशन के लिए गया है, 30 लाख अनमैपिंग है। यानी अनमैपिंग यानी अब जिनका 2025 में नाम नहीं है और 2002 से वो कोई लिंकेज स्टेब्लिश कर नहीं पा रही है, ऐसे 30 लाख वोटर्स है। और 1,67,00,000 वोटर्स है जो उनको 7 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें कमीशन का कहना है कि ये सारे वोट जो है उसको रीवेरीफाई करना पड़ेगा। तो उसमें भवानीपुर में कितना आता है, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना आता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन वाइज क्या फिगर्स आते हैं, वो जब सामने आएंगे तब ये सारे बातें और स्पष्ट होगी। अभी तक के लिए 44,787 का जो फिगर सीएम के कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर खुद सीएम ने कहा कि मेरे भवानीपुर में बहुतली इमारतें बढ़ रहे हैं, आउटसाइडर्स बढ़ रहे हैं, और जो हम मेरे वोटर्स है, बस्ती झुग्गियों के जो वोटर्स है वो कम हो रहे हैं। तो इसके चलते ये फिगर काफी अहम है। बिल्कुल, ये जो वोटर क्लीनअप चल रहा है यहाँ पर सौरभ, इन तमाम टीएमसी के मंत्रियों के क्षेत्र में, वो यकीनन एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा कर रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से बात साफ है कि अगर आपको आपत्ति है तो आप आइए, अपने कागज दिखाइए और अपना नाम ऐड कराइए। इस तरह की कोई कवायद हो रही है टीएमसी की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, या इतनी बड़ी संख्या में जब वोटर्स काटे जा रहे हैं तो कोई आ रहा है बोलने की नहीं भाई हमारा नाम डालो? देखिए, चुनाव आयोग का कहना साफ है कि एसआईआर का स्पिरिट क्या है। एसआईआर का स्पिरिट है कोई भी वैध वोटर वोटर लिस्ट से बाद ना जाए और कोई भी अवैध वोटर उसमें आ ना जाए। तो इसको चलते चुनाव आयोग ने ये जो 7 पैरामीटर्स अभी मैं कह रहा हूं, उससे आप समझ जाएंगे कि चुनाव आयोग का लक्ष्य क्या है। क्योंकि 58 लाख वोटर्स तो वो अनकलेक्टेड फॉर्म्स है, वो इन्विटेशन फॉर्म वापस नहीं आया, तो उसके चलते ये कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट रोल में वो नाम नहीं रहेगा। 30 लाख का मैंने हिसाब तो अभी बताया, एक्सप्लेन किया कि उसका क्या फिगर है। और ये जो 1 करोड़ 7 हिस्सों में इसको बांटा गया है ना, हिस्सा क्या है? पहला हिस्सा कि जिन्होंने अपने 2025 में नाम नहीं है, 2002 के हिसाब से या फिर बाबा या फिर दादू का या फिर दादा दादी का नाम दिए हैं, वहां पे देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति 6 से ज्यादा लोगों का पिता है या फिर माता है या फिर दादा है या फिर दादी है। ऐसा कैसे? दूसरा क्या है? दूसरा है कि 2025 में उम्र 45 से ज्यादा, लेकिन 2002 में वो वोटर नहीं थे, तब तो उनका उम्र 22 या 23 साल होगा, तब वो वोटर क्यों नहीं थे? तीसरा क्या है? पिता और माता से जो वोटर है 2025 के हिसाब से उम्र का जो लिहाज है वो 15 साल से कम है। कैसे? बेटे का उम्र 30, बाप का उम्र 40 या फिर 42, कैसे? इतना कम अंतर कैसे? और एक ज्यादा है, और एक कैटेगरी है जहां पे देखा जा रहा है बेटे का उम्र 30, बाप का उम्र 80 या 90, और 60 साल का अंतर कैसे हो गया? और एक फिगर है जहां पे देखा जा रहा है कि 2025 में पिता का नाम एक था, 2022 में अलग था। दोनों वोटर लिस्ट में नाम का हेरा फेरी मिल रहा है। ये कैसे हो गया? हो जाता है। और दादा दादी का भी ऐसा ही है कि 40 साल से भी कम है उनका एज का डिफरेंस। नाती का या नातिन का उम्र है 21, और देखा जा रहा है दादा या दादी का उम्र है 35 या फिर आप लगा लीजिए 40। कैसे? लास्ट जो है वो है कि लड़का हो गया लड़की, लड़की हो गया लड़का। एपिक कार्ड में नाम है लड़की का, फोटो है लड़के का। ये कैसे हुआ? तो ये सारे बातें हैं। तो चुनाव आयोग का कहना है कि एक हो सकता है टेक्निकल एरर, 2 हो सकता है डेटाबेस का एरर, क्योंकि 2002 का जो ड्राफ्ट रूल था वो डिजिटलाइज नहीं था, उसको डिजिटलाइज करना पड़ा इस काम के लिए, तो वो देख रहे हैं, इसलिए उसको वेरीफाई कर रहे हैं। और तीसरा जाके सुई वहां पर अटक जाती है कि ये लोग सच में वोटर्स हैं, ये इन्यूमरेशन फॉर्म या फिर मैच करने के लिए, जैसे गणित में होता ना, जैसे तैसे जोड़ के उसको 2 और 2 4 कर दो, वैसा कुछ किया गया है। ये सारी बातें के लिए उसको रीवेरीफाई कर रहे हैं, और ये संख्या भी 15 से 20% होगा, ऐसा चुनाव आयोग का सीओ ऑफिस का अनुमान है। आखिर में देखते हैं कितना फिगर किया जाता है, लेकिन अभी का जो अनुमान का फिगर है
वो तो करीब करीब 80 लाख से 1 करोड़ के बीच एक फिगर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतना पश्चिम बंगाल में सफाया हो सकता है वोटर लिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जो डिलीशन का जो आंकड़े हैं वो अभी और बढ़ सकते हैं, ऐसा मानना है चुनाव आयोग का भी और वहां मौजूद सौरभ दत्ता का भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो आंकड़ों का गड़बड़ झाला है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कभी कहीं कहीं बेहद हास्यास्पद है। किस तरह से यहाँ पर फॉर्म्स फीड किए गए हैं वो भी हम देख ही रहे हैं लगातार। फिलहाल यहाँ पर वोटर्स जो कटे हैं हजारों से लेकर लाखों की संख्या में है, और सिर्फ टीएमसी के मंत्रियों की नहीं, बीजेपी के मंत्रियों की कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी वोटर्स काटे जा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ ये पूरा जो पश्चिम बंगाल का वोट फ्रॉड है और क्या कुछ नए रंग दिखाता है आपको बताएंगे लगातार, लेकिन फिलहाल मिड डे प्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर प्रसिद्ध पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। देश के सबसे बड़े सूबे में भारतीय जनता पार्टी को कल यानी 14 दिसंबर को नया साथी मिल जाएगा। सस्पेंस खत्म होने वाला है और सूत्रों की माने तो महाराजगंज के 7 बार के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का यूपी भाजपा अध्यक्ष बनना लगभग तय हो चुका है। गोरखपुर की गलियों से शुरू हुआ सफर अब लखनऊ के सिंहासन तक पहुंचने को तैयार है। बीजेपी दफ्तर में समर्थकों का तांता लगना शुरू हो गया है। जानकारी से 2027 के लिए भाजपा का सामाजिक न्याय के मोर्चे पर मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। तो यूपी भाजपा अध्यक्ष चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में संगठन के मुखिया की तलाश अब साफ तौर पर खत्म होती दिख रही है। 14 दिसंबर को भाजपा अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का आधिकारिक ऐलान करने जा रही है। रेस में सबसे आगे नाम चल रहा है पंकज चौधरी का। 1989 में गोरखपुर से पार्षद का चुनाव जीतकर राजनीति शुरू करने वाले पंकज चौधरी आज भाजपा के उन कद्दावर नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने महाराजगंज सीट से 7 बार जीत दर्ज कर दिल्ली की संसद में अपनी धाक जमाई है। क्यों पंकज चौधरी ही पहली पसंद है, ये भी सवाल इस वक्त उठ रहा है, जिसका जवाब यहां पर निकल कर आता है कि पंकज चौधरी को यूपी की कमान सौंपने के पीछे भाजपा की गहरी राजनीतिक गणित है। यहां पर जो उनका सियासी कद है उसको लेकर भी लगातार बात हो रही है। वर्तमान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री वो हैं। पंकज चौधरी बनेंगे यूपी बीजेपी के बॉस और किस तरह से कुर्मी वोट बैंक यानी कि यूपी में ओबीसी राजनीति खासकर कुर्मी वोट बैंक पर पंकज चौधरी की जबरदस्त पकड़ है। पूर्वांचल का किला भेदने का भी है। यहां पर गोरखपुर महाराजगंज क्षेत्र से आने के कारण पूर्वांचल में पार्टी को नई ऊर्जा मिलती भी साफ तौर पर नजर आएगी। संगठनात्मक अनुभव, पार्षद से लेकर 2 बार केंद्रीय मंत्री तक का सफर उनके प्रशासनिक और सांगठनिक कौशल को भी साबित करता है। स्वच्छ छवि, 7 बार के सांसद होने के बावजूद निर्विवाद और जमीनी नेता की छवि है उनकी। कल होने वाला औपचारिक ऐलान से पहले ही लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि पंकज चौधरी के नेतृत्व में भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभेद्य चक्रव्यूह तैयार यहां पर करेगी। तो क्या पंकज चौधरी बनेंगे यूपी बीजेपी के बॉस? जो उनका सियासी कद है, जिस तरह से 7 बार लगातार वो विजयी रहे हैं, जो उनका अनुभव है, जिस तरह की पकड़ उनकी ग्राउंड जीरो पर है, ये सब तमाम चीजें हैं जो उनकी दावेदारी को और भी मजबूती प्रदान करती हुई नजर आती है। ओबीसी समाज का बड़ा चेहरा और पूर्वांचल में जिस तरह उनकी गहरी पैठ है, ये भी उन्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाती है। फिलहाल 14 दिसंबर को होगा इसका आधिकारिक ऐलान यहाँ पर कि
उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा? सबसे पहला नाम यहां पर आ रहा है पंकज चौधरी का। सबसे जो रेस में आगे चल रहे हैं और जो सबकी पसंद है वो पंकज चौधरी हैं इस वक्त, और किस तरह से क्या कुछ चीजें उनके फेवर में हैं ये भी इस वक्त हम देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। तो 14 दिसंबर को होगा इसका आधिकारिक ऐलान। इस वक्त यहां पर उत्तर प्रदेश में कैसे ग्राउंड जीरो पर भाजपा अपने संगठन को और मजबूती प्रदान करती आ रही है, कैसे समाज के हर वर्ग को अगर हम बात करें एक साधने की बात हो उसको ध्यान में रखते हुए, पंकज चौधरी के अनुभव को देखते हुए कैसे वो सबकी पहली पसंद बन रहे हैं, ये हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। शैलेंद्र मिश्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, पंकज चौधरी बनेंगे यूपी बीजेपी के बॉस। जिस तरह से खबरें आ रही हैं, साफ तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि नाम को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। अब ऐलान होना है कल, क्या कुछ खबर है आपके पास? देखिए, कल ही इस बात के स्पष्ट संकेत मिलने लगे थे कि पंकज चौधरी जो इस वक्त वित्त राज्य मंत्री हैं केंद्र में, उनको उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान मिलने जा रही है। और कल जब बैठकों का एक दौर चला दिल्ली में संसद भवन परिसर में, कई बीजेपी नेता जो शीर्ष नेता उनकी आपस में मुलाकात हुई और तभी उन्हें यह संकेत दिया गया कि वो लखनऊ जाएं। हालांकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि लखनऊ में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नामांकन करना है, लेकिन पूरी तैयारियां, प्रस्तावक तैयार हो गए थे और हम जानते हैं कि वो लखनऊ पहुंच भी चुके हैं। थोड़ी देर में नामांकन भी होगा। जाहिर सी बात है कि उनके नाम को क्यों चुना जा रहा है, इसके पीछे बहुत सारी वजह बताई जा रही हैं। पहली बात तो बहुत वरिष्ठ और अनुभवी नेता है, 8 बार वो सांसद के तौर पर जनता ने उन्हें चुना है। महाराजगंज से वो लोकसभा चुनाव लगातार जीतते आए हैं। राज्य की राजनीति में बहुत अनुभवी चेहरे के तौर पर उन्हें जाना जाता है और साथ ही साथ वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। बीजेपी का एक जो समीकरण है कि आगे आने वाला जो 2027 का विधानसभा चुनाव है उसमें किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश वो राज्य था जहां से बीजेपी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। अगर आप पिछले चुनाव की बात करें उसके मुकाबले काफी सीटें घटी थी, और वो सीटें कहां पर घटी थी? वो सीटें घटी थी तराई बेल्ट में, जहां पर आप लखीमपुर खीरी से लेकर श्रावस्ती में देखें या फिर अयोध्या मंडल के आसपास आप देखें अम्बेडकर नगर है, या आप गोरखपुर क्षेत्र के आसपास की जो सीटें हैं वहां सब आगे बढ़े तो काशी क्षेत्र में देखें तमाम वो सीटें हैं जो भाजपा उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, या जहां पर जीत हासिल भी हुई थी। अगर आप देखें लखनऊ जैसे क्षेत्रों में वहां पर बीजेपी एक जीत का मार्जिन भी कम हुआ था। बाराबंकी एक सीट है जो बीजेपी को हारना पड़ा था। तो इस तरह से तमाम वो सीटें हैं जहां पर कुर्मी एक बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं और उसी समाज से पंकज चौधरी आते हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत एक रणनीतिक कदम जो संकेत मिल रहे हैं भाजपा की तरफ से। हाँ, भाजपा की राजनीति में देखें अगर तो इससे पहले भी प्रदेश अध्यक्ष समाज से, अगर आप कल्याण सिंह के दौर को याद करें तो ओम प्रकाश सिंह प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी की राजनीति में आप देखें तो कई ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जो इस समाज से इससे पहले कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते रहे, लेकिन ये एक ऐसा चेहरा बीजेपी ने सामने लाया है निश्चित तौर पर जिनकी एक छवि है कि वो सभी को साथ लेकर चलते हैं। बिल्कुल, और सभी को साथ लेकर चलना यही है भाजपा का मंत्र, सबका विकास, सबका विश्वास। और 2027 के लिए जो रणनीति बनाई जा रही है उसमें भी एक पहला कदम इसको हम देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते हैं खबर में आगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इस साल बस्तर ओलंपिक में बस्तर संभाग के 7 जिलों के लगभग 3500 खिलाड़ी और नुआबा टीम के 761 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली और माओवादी हिंसा से प्रभावित परिवारों के सदस्य भी शामिल हैं। पिछले साल 1,65,000 प्रतिभागियों के मुकाबले इस साल संख्या बढ़कर 3,92,000 हो गई है, जिसमें 2,27,000 से ज्यादा महिलाएं हैं।
बस्तर ओलंपिक 2025 में 11 खेलों का आयोजन हो रहा है, जिसमें एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और रस्साकशी शामिल है। और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने आज शिमला भाजपा प्रदेश कार्यालय का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कार्यालय परिसर की संरचना, कार्यात्मक जरूरतों और भविष्य की उपयोगिता पर भी मार्गदर्शन दिया। समारोह में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। राज्य में 12 दिसंबर को शाम 4 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 349 दर्ज किया गया, जो कि 13 दिसंबर की सुबह 401 तक पहुंच गया। विशेषज्ञों के मुताबिक हवा की रफ्तार कम होने, वातावरण के स्थिर होने और प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप के तीसरे चरण के सभी प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं। ये कदम ग्रैप के पहले और दूसरे चरण के प्रतिबंधों के अलावा है, जो पहले से लागू हैं। इसके साथ ही एनसीआर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित एजेंसियों को प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। तो वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 यहां पर लागू हो गया है। 13 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर का AQI 401 तक पहुंच गया, 401 तक पहुंच गया, जो कि एक बेहद गंभीर स्तर है अगर हम बात करें वायु गुणवत्ता की। भारतीय वायुसेना अकादमी डुंडीगल में फ्लाइट कैडेट्स के प्री कमीशनिंग प्रशिक्षण की सफलता पर संयुक्त ग्रेजुएशन परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर CDS जनरल अनिल चौहान समारोह के रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में उपस्थित हुए। परेड के दौरान फ्लाइट कैडेट्स ने अपनी कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप भारतीय वायुसेना में शामिल होने का गौरव प्राप्त किया। परेड के बाद उन्हें उनकी मेहनत और समर्पण के लिए प्रमाण पत्र दिए गए और उन्हें सम्मानित किया गया। इस परेड ने भारतीय वायुसेना की परंपराओं को बनाए रखते हुए नए कैडेट्स को उनके भविष्य के करियर के लिए प्रेरित किया। इस दौरान CDS जनरल अनिल चौहान ने वियतनाम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों को बधाई दी। अपने संदेश में उन्हें प्रेरित किया कि वे भारतीय वायुसेना की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए न केवल अपने देश बल्कि अपने मित्र देशों के बीच भी आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूत करें। इस परेड का मुख्य उद्देश्य नए कैडेट्स के सामर्थ्य और समर्पण को प्रदर्शित करना था। Felicitations to the trainees from Vietnam who are graduating today. Your presence strengthens the bond of trust and friendship between our nations. I wish you success in all your future endeavors. In a few moments, you will take your Pratham Pag as a professional soldier and as a military leader. Ahead of you lies a life of honor, sacrifice, and relentless pursuit of excellence. May you meet every challenge with the innate strength of your convictions and courage, serve boldly, lead fearlessly, and let your actions add glory to the proud traditions that you inherit today. और आइए अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। हमारे भारत की हर एक खूबी निराली है। खाने और कपड़े के साथ साथ भारत की कोल्हापुरी चप्पल के भी तो लोग दीवाने हैं। भारत में वर्षों से बन रही कोल्हापुरी चप्पल अब ग्लोबल हो गई है। इटली की लग्जरी ब्रांड प्राडा ने अपने विवादास्पद फैसले को पलटते हुए भारत के देसी कारीगरों के साथ हाथ मिलाया है। कोल्हापुरी चप्पलों का निर्यात अब हर साल $1 अरब तक पहुंच सकता है। इटली की मशहूर फैशन कंपनी प्राडा ने भारत की 2 सरकारी कंपनियों के साथ मिलकर कोल्हापुरी स्टाइल सैंडल बनाने के लिए एक समझौता किया है। इस पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, कोल्हापुरी चप्पलों को अब वैश्विक पहचान मिलेगी। I am happy that we will now be able to offer the Kolhapuri brand, the Kolhapuri designs to the rest of the world,
and I do hope, I had always envisaged Kolhapuri chappals to be able to do an export of $1 billion from India. And that's the potential that I would like both sides to collaborate and work towards. I think it is possible. It's truly something which, once you get used to wearing a Kolhapuri chappal, you will not want anything else. यह समझौता मुंबई में इटली के वाणिज्यिक दूतावास में हुआ। इसमें लिडकॉम और लिडकर नाम की 2 सरकारी कंपनियां शामिल हैं। पराडा की तकनीकी टीम ने कोल्हापुर जाकर वहां के कारीगरों से मिलकर पारंपरिक तरीकों से चप्पल बनाने की प्रक्रिया को समझा। व्यापारियों ने इस कदम का स्वागत किया है। हम नेशनल लेवल पे सीमित थे, पराडा की वजह से हम लोग अभी इंटरनेशनल लेवल पे गए और जो भी अभी पराडा की वजह से होगा, ये धंधे के लिए अच्छा ही है, धंधा बढ़ जाएगा। मैं तो पराडा का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी वजह से कोल्हापुरी चप्पल को एक ग्लोबल पहचान मिली। अभी कोल्हापुरी चप्पल सही तरीके से अभी ग्लोबल हो चुकी है। उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो लोकल आर्टिजन्स है, जो महाराष्ट्र के लोकल आर्टिजन है, कोल्हापुर और नियर बाय बॉर्डर स्टेट्स के, कर्नाटका स्टेट्स के हैं, उन लोगों को हाथ में रोजगार मिलेगा। जो पहले बहुत कम मजदूरी पे काम करते थे, अभी उनको मजदूरी ज्यादा मिलेगी, वो अपने बेटर प्राइस पे कोल्हापुरी चप्पल सेल कर पाएंगे। पराडा की कोल्हापुरी स्टाइल सैंडल फरवरी 2026 में दुनिया भर के 40 पराडा स्टोर्स और उसके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इससे पहले पराडा को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, जब उसने बिना कारीगरों को श्रेय दिए हुए 1.2 लाख रुपए में इन सैंडल्स को बेचा था। इसके बाद कंपनी ने अपनी टीम के अधिकारियों को भारत भेजा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वोकल फॉर लोकल अब सही मायनों में ग्लोबल हो गया है। काशी तमिल संगमम 4.0 की बात करते हैं तो उसमें आए तमिलनाडु के हिंदी शिक्षक जो काशी के स्कूलों में तमिल सिखा रहे हैं, उनका IUCTI पहुंचने पर स्वागत अभिनंदन किया गया। इन शिक्षकों ने हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह से अपना अनुभव साझा किया और ऐसा अवसर देने के लिए सरकार का और प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। IUCTI में मैं खड़ा हूं और ये वो शिक्षक हैं जिन्होंने यहाँ पर आके छात्रों को, छात्राओं को कई स्कूलों में जाकर तमिल सिखाया, लेकिन ये वहाँ पर हिंदी के टीचर हैं। तो आपका कैसा अनुभव रहा, अपना परिचय देते हुए? मेरा नाम पद्मा श्रीधर अयंगार है, मैं चेन्नई में रहती हूँ। अभी हम CICT की तरफ से यहाँ आकर तमिल करिकुलम प्रोग्राम में तमिल सिखा रहे हैं यूपी के बच्चों को, और मेरा जो एक्सपीरियंस यहाँ का रहा है बहुत बढ़िया है और बच्चे बहुत उत्सुकता से सीख रहे हैं तमिल। पहले तो हमें एक डर था कि बच्चे कैसे सीखेंगे, बच्चे कैसे हमारे तमिल को अपनाएंगे, बट पहले दिन से ही बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता दिखाई इस बात पे, और हमारा स्वागत जो है बच्चों ने वनक्कम से किया, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। अब हमारा भारत श्रेष्ठ भारत बन गया, क्योंकि हम लोगों दक्षिण से इधर आकर सभी बच्चों को तमिल सिखाती हूँ, इसलिए हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बन गया। IUCTI के डायरेक्टर हैं PN सिंह जी, ये किस तरह का, चूँकि आप भी टीचर हैं, साउथ में रहे हैं, तो ये किस तरह का आयोजन, और एक तो आपके यहाँ तमिलनाडु के हैं अजय जी, वो भी काम करते हैं। ये जान करके अच्छा लग रहा है, देख करके अच्छा लग रहा है कि सरकार का ये जो इनिशिएटिव है कि हमारा दोनों ही काशी और तमिलनाडु, ये दोनों बहुत रिच कल्चरल एंड एजुकेशनल हेरिटेज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान हो, ये बहुत ज़रूरी है और ये काम चल रहा है, ये अच्छी बात है। तमिलनाडु के हिंदी शिक्षक आकर यहाँ पर तमिल सिखा रहे हैं छात्र छात्राओं को, और वो भी अपना अनुभव हम लोगों को बताए कि कितना उत्साहित हैं वो बच्चे तमिल सीखने के लिए। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी। तो काशी तमिल संगम में भारत की 2 संस्कृतियां उत्तर और दक्षिण भारत की एक साथ आ रही हैं। और इस वक्त की खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली पुलिस को हथियार तस्करों के खिलाफ एक बड़ी सफलता
मिली है। स्पेशल सेल ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। तस्कर के कब्जे से हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है, जिसमें 11 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 11 मैगजीन शामिल हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि ये हथियार दिल्ली के गैंगस्टर्स को सप्लाई किए जाने थे। मध्य प्रदेश से हथियार लाकर दिल्ली में उनकी सप्लाई होती थी। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों की भी तलाश में जुट गई है। तो हथियार तस्करों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई मिली है और बड़ी सफलता भी उनके हाथ लगी है। मिड डे प्राइम में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कहाँ है? जॉब पर हूँ, बस अभी ऑफिस पहुँचा हूँ। ऑफिस में मेरा भी ऑफर लेटर आ गया है और 10 दिन में ज्वाइनिंग है। अरे वाह, फिर तो तुम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ो। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। भारत सरकार की इस योजना से पहली जॉब पाने वाले एम्प्लॉइज को उनकी सैलरी के साथ 15,000 तक का इंसेंटिव 2 किश्तों में मिलेगा। मतलब नौकरी, सिक्योर फ्यूचर और बचत तीनों एक साथ। योजना की अधिक जानकारी के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब टाइम है खेल प्राइम का। आइए सीधे रुख करते हैं गौरव का खेल जगत की खबरें जानने के लिए। शुक्रिया जय। और खेल जगत की खबर में इस वक्त सबसे बड़ी जो खबर है वो यही है कि अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी 14 साल बाद भारत आए हुए हैं। उनके साथ उरुग्वे के स्टार फुटबॉलर लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के मिडफील्डर रॉड्रिगो डी पॉल भी आए हुए हैं। तीनों खिलाड़ी देर रात करीब 2:30 बजे कोलकाता के एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने आज सुबह 11 बजे कोलकाता में 70 फीट ऊंचे स्टैच्यू का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान फिल्म अभिनेता शाहरुख खान भी उपस्थित रहे। मेसी यूनाइटेड नेशंस के चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके तहत वे भारत में गोट इंडिया टूर कर रहे हैं। इसके बाद मेसी युवा भारती क्रीड़ांगन में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उनके साथ अभिनेता शाहरुख खान और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। मेसी के स्टेडियम आते ही फैंस खुशी से झूम उठे। मेसी ने सॉल्ट लेक स्टेडियम का चक्कर लगाया और हजारों प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया। मेसी के फैंस अर्जेंटीना की जर्सी पहनकर आए हुए थे। स्टेडियम में फैंस मेसी मेसी के नारे लगाए। साथ ही साथ मेसी 15 दिसंबर तक 3 दिन में 4 शहरों का जो है वो दौरा करेंगे, जिनमें हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली शामिल है। इस दौरान उन्हें मुंबई में सचिन तेंदुलकर से भी मिलना है। 15 दिसंबर को दिल्ली में उनका दौरा खत्म होगा। तो जाहिर तौर पर मेसी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण भी है और उनके फैंस के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इसी वजह से कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी को देखने आए फुटबॉल फैंस की नाराजगी भी देखने को मिली। फैंस ने कार्यक्रम के खराब प्रबंधन का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की। मेसी के स्टेडियम से जल्दी जाने से नाराज फैंस ने स्टेडियम के स्टैंड से बोतलें और कुर्सियां जो हैं वो ग्राउंड में फेंकनी शुरू कर दी, जिसके चलते अर्जेंटीना के फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी का स्टेडियम के ग्राउंड में चारों तरफ घूमकर फैंस का अभिवादन करने का कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिया गया। स्टेडियम में बिगड़ते हालात को देखते हुए मेसी को वहां से कड़ी सुरक्षा में निकाल लिया गया। मेसी को देखने के लिए हजारों की संख्या में फैंस पहुंचे थे। उन्होंने टिकट के लिए भारी कीमत भी चुकाई थी। फैंस ने मेसी से कम समय के लिए स्टेडियम में रुकने पर निराशा जताई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सभी नेता और मंत्री उनके चारों ओर जमा थे, जिसके चलते हम कुछ भी देख नहीं पाए। इतना पैसा, भावनाएं और समय बर्बाद गया। हालांकि ममता बनर्जी ने इस घटना पर माफी मांगते हुए जांच समिति जो है वो गठित कर दी है। मेरे साथ जो लोग गया था वो लोग बोला मेसी को 5 मिनट भी देख नहीं पाया, सब घेर के रखा था। मेसी फुटबॉल वो टच भी नहीं किया था और दो he got furiated about the management and he left the stadium with utmost disappointment. He's overprotected. There are 3 or 4 like circles around
him, and he was like that. He was not using a single speech. He was just like what, swinging his hand and like that. Can't see anything at there. Only the people, elite people of Calcutta were there. They got their photograph clicked, and that's it. So many children, small children coming from at say 7 o'clock in the morning, and they couldn't see anything. So very bad management, and should be called off. This is the pathetic experiment. This is the very poor organizer. I think my small kid was there, so he has come with so excitement. But this is something which actually we never imagined from Kolkata. तो वाकई मेसी को लेकर के ये जो क्रेज है वो देखने को मिला, लेकिन जब यही क्रेज जो है, जब आपको समय नहीं मिल पाता उनसे ज़्यादा देर मुलाकात का या उनको देख पाने का, तो फिर कुछ इस तरह से गुस्से की जो तस्वीर है वो सामने निकल कर देखने को मिलती है। फिलहाल जय, खेल की जगत की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस एक बार फिर से आपके पास। बिल्कुल गौरव भाई, फैंस की नाराजगी तो जाहिर लाजमी है जब उन्हें एक झलक भी देखने को नहीं मिली मेसी की, जिनका वो इतने समय से इंतजार कर रहे थे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इन खबरों को हमसे साझा करने के लिए। तो यहाँ पर मिड डे प्राइम में फिलहाल आज इतना ही, लेकिन हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और इसी के साथ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा डीडी न्यूज पर। फिलहाल मिड डे प्राइम की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।